तो हम उन्हें पहले से ही थोड़ा कम मीठा शीठा लड्डू तो जब आपका ईस्ट्रोजन कम हो गया तो बॉडी में जो कैल्शियम है वो लो में चला जाएगा। इसलिए आप जनरली देखोगे कि जो 55 में होती हैं लेडियाँ वो ऐसे बोलती हैं मेरे तो कमर में बहुत दर्द होता है, मेरे घुटनों में बहुत दर्द है, मैं पौड़ियाँ नहीं चढ़ सकती हूँ। तो अगर 45 के बाद मेनोपॉज की एज स्टार्ट हो जाती है, क्या इसका मतलब ये है कि उस एज के बाद फैमिली और फर्दर नहीं प्लान करनी चाहिए? प्रेगनेंसी एक बीमारी नहीं है, इट्स अ ब्यूटीफुल फीलिंग मदर फील करती है ना। जैसे आप एजिंग में जा रहे हो तो आपके ओवम भी एजिंग में जा रहे हैं। अगर ओवम एजिंग में जा रहे हैं तो यू ऑल्सो अंडरस्टैंड एजिंग में द क्वालिटी इज गेटिंग डिग्रेडेड। हमारे यहाँ पे है कि हमारा मोटा बच्चा इज वेरी गुड, मेरा तो बहुत हेल्दी बेबी हुआ है, 4 किलो का बच्चा मैंने पाया कि नो इट्स नॉट लाइक दैट। आपको पता नहीं होगा कि बेबी जब सांस पेट में होता है ना तो दे ब्रीथ थ्रू मदर, देयर लंग्स आर नॉट वर्किंग वंस द बेबी। इसलिए बोलते हैं बच्चे का क्राई बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लाइफ में पहला रोना कौन सा अच्छा है? जो बच्चा रो। तो डॉक्टर प्रिया, प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग कई लड़कियों को, कई औरतों को अजीब अजीब तरह के सिम्टम्स होते हैं। कईयों को नौजिया होता है, कईयों के टेस्ट बड्स ऑल्टर हो जाते हैं। तो ऐसी और कौन सी रहती हैं इश्यूज? बहुत सब इश्यूज रहते हैं। लड़कियां आती है बोलते कमर में बहुत दर्द हो रहा है बट दैट इज़ अ नॉर्मल। फिर बोलते यूरिन कंट्रोल नहीं हो रहा मैम, मैं थोड़ा भी चलती हूँ, रात को मुझे 5 टाइम्स 6 टाइम्स उठना पड़ता है यूरिन के लिए। तो ये सब थिंग्स आती हैं, वियर्डेस्ट थिंग्स बोल सकते हैं कि पेशेंट्स आके हमारे संग बात करते हैं। बट देखिए दिस आर पार्ट्स एंड पार्सल ऑफ योर प्रेगनेंसी। इफ़ यू हैव प्लान्ड योर बेबी, कुछ गेन करना है तो थोड़ा बहुत पेन लेना पड़ता है। सो दिस आर नॉट, सो दैट्स व्हाई आई एम टेल एवरी माई पेशेंट कि प्रेगनेंसी एक बीमारी नहीं है, इट्स अ ब्यूटीफुल फीलिंग मदर फील करती है ना। तो इसी ब्यूटीफुल फीलिंग को हमने एक अच्छा एक्सपीरियंस देने के लिए ही तो ये एमसी क्रेडल जैसा एक इतना ब्यूटीफुल सेंटर बनाया है। एंड जो भी पेशेंट्स ने विजिट किया, आई थिंक हमें हमेशा यही फीडबैक मिला है कि यहाँ आके ऐसा नहीं लगता कि हम हॉस्पिटल में आए हैं। इट फील्स लाइक अ ब्यूटीफुल सेफ स्पेस फॉर ऑल। हमें पैम्परिंग मिल रही है कि हम मदर बने तो हमें पैम्पर किया जा रहा है। एंड आई थिंक वीमेन ऑफ अमृतसर, पंजाब की औरतें ये डिजर्व करती थी एमसी क्रेडल जैसा एक डेडिकेटेड सेंटर सारी औरतों के लिए। बट कुछ ऐसे भी केसेस हमने कई हैंडल किए हैं। आप हमारी जितनी अच्छी एक्सपर्ट गायनेक टीम है, कई हाई रिस्क केसेस भी आप लोगों ने बहुत ही अच्छे से हैंडल किए हैं। तो हमें उन हाई रिस्क केसेस का भी थोड़ा सा बताइए। हाँ, जैसे मैंने कहा ऑब्वियसली प्रेगनेंसी एक बीमारी नहीं है, बट कभी कभी कुछ चीज़ें होती है जो प्रेगनेंसी में हाई रिस्क बन जाती है। तो देयर आर डिफरेंट थिंग्स, जैसे बीपी बढ़ जाना प्रेगनेंसी में, डायबिटीज़ जिसे कहते हैं जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस बोलते हैं वो। फिर एक होता है प्लेसेंटा का पोजीशन, जो बच्चे आने के बाद जो हम बोलते हैं कि मैली जो निकलती है उसकी पोजीशंस बहुत मैटर करती है। कभी कभी वो नीचे होती हैं, कभी बिल्कुल नीचे होती हैं, कभी वो ब्लैडर के साथ बिल्कुल चिपकी हुई होती है या उनके अंदर घुस गई होती है, जैसे हम परक्रीटा वर्ड यूज़ करते हैं। दिस आर द हाई रिस्क थिंग्स विच माइट हैव इन योर प्रेगनेंसी। तो ये सब चीज़ें रहती हैं। तो ऐसे कि कोई टेस्ट्स हैं या कोई इन्वेस्टिगेशंस हैं जो अर्ली स्टेजेस पे ही कर ली जाएं ताकि प्रेगनेंसी में लेटर जाके ऐसे की कॉम्प्लिकेशंस ना आए? हाँ बिल्कुल, जैसे कि ये मैंने कहा था आपको हाई बीपी इन प्रेगनेंसी है ना, तो उसमें ये रहता है कि हम जैसे लेवल 1 और लेवल 2 की जो अल्ट्रासाउंड अपने फीटल मेडिसिन्स हैं यहाँ पे हम करते हैं अपनी मशीन से, तो उसमें हम लोग एक यूट्राइन आर्टरी पीआई चेक करते हैं, जिससे अगर किसी का यूट्राइन आर्टरी पीआई थोड़ा रेज्ड है, जो कि आपकी गायनेकोलॉजिस्ट देखती ही होगी वो पॉइंट, तो अगर वो ज़्यादा है तो हम उनको इकोस्प्रिन पे डाल देते हैं। तो ऑलवेज प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, तो प्रिवेंटिव मेजर है ये, तो हम इकोस्प्रिन स्टार्ट कर देते हैं। जीडीएम है तो ओजीटीटी टेस्ट होता है। आई विल मेक टू यू क्लियर कि एक चीज़ ये है कि फास्टिंग ब्लड शुगर इज़ डिफरेंट, वो हम एक नॉर्मल लेडी के अंदर करते हैं। ओजीटीटी इज़ फॉर ओनली प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ डायग्नोस्ट करने के लिए होती है, जिसमें हम 75 ग्राम का एक पाउच देते हैं गर्ल को, उसको पीने को बोलते हैं, और उसके 2 आवर्स के बाद हम डायबिटीज़ चेक करते हैं। तो पेशेंट आके मुझे क्वेश्चन करते हैं मैडम ये वाला टेस्ट कराना कंपलसरी है क्या? बिकॉज प्रेगनेंसी में आपका मेटाबॉलिज्म चेंज हो रहा है, तो आपको टेस्टिंग के लिए ही हम ओजीटीटी करते हैं। तो दिस आर द थिंग्स जिसमें हम पहले से ही पता चल जाए कि लेडी को डायबिटीज़ होने वाली है, तो हम उन्हें पहले से ही थोड़ा कम मीठा शीठा लड्डू जो माँ खिलाती है ना प्रेगनेंसी में, ओवर प्यार, पंजाब में तो बहुत जैसे मैंगो आ रहे हैं तो वो सब हम प्रिवेंट कर लेते हैं। और प्लेसेंटा की पोजीशन हम लोग अल्ट्रासाउंड से पहले से देख लेते हैं, तो हम बी प्रिपेयर होते हैं कि इस लेडी का प्लेसेंटा नीचे है तो हमें सर्जरी के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे मुझे कट लेना है, मुझे ब्लड अरेंज करना है, क्योंकि अगर प्रीविया है तो काफ़ी ब्लड लॉस होगा, तो हमें वो इसलिए टर्शरी सेंटर पे आना पड़ता है, जो कि हमारा क्रेडल एक टर्शरी सेंटर है जहाँ ईएमसी क्रेडल को यही आई थिंक डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है एक,
कि टर्शरी केयर बैकअप EMC क्रेडल में हमेशा अवेलेबल रहता है। बिल्कुल। जो EMC है, मेन सेंटर है ग्रीन एवेन्यू में, रंजीत एवेन्यू से सिर्फ 5 मिनट का डिफरेंस है। तो सारे सर्जन्स, हर तरह का ब्लड बैंक, NICU बैकअप, हर चीज़ का बैकअप क्रिटिकल केयर, जो कि हमारा पेशेंट और सिजरिन के बाद कोई डिफिकल्ट केस है तो पोस्ट ऑप केयर के लिए वी हैव अवर क्रिटिकल बेस्ट टीम वी हैव ना, सो इट इज़ अ गुड हेल्प। टर्शरी केयर हो जाती है, तो दिस आर द थिंग्स कि हम प्रिवेंशन ले सकते हैं। बट व्हाट हैपेंस इफ जेस्टेशनल डायबिटीज, जो कि प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग डायबिटीज हो जाती है, उसको ट्रीट ना किया जाए तो क्या हो सकता है? देखिए, उससे क्या होता है कि हमारे यहाँ पे है कि हमारा मोटा बच्चा इज़ वेरी गुड, मेरा तो बहुत हेल्दी बेबी हुआ है, 4 किलो का बच्चा मैंने पैदा किया। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। डायबिटीज़ में बेबी मदर को तो प्रॉब्लम होती है कि यू आर सफरिंग फ्रॉम शुगर, ज़्यादा बच्चे को प्रॉब्लम आ जाती है कि आपका बच्चा मोटा, बिग बेबी जिसको बोलते हैं, फैटी बेबी होता है, आपका ग्लूकोज का लेवल हाई है पर अदर बेबी का आपका ग्लूकोज लेवल लो है, तो बेबी की ब्रीदिंग कम हो सकती है, बेबी का लंग मैच्योरिटी में काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं। हमारा टर्शरी केयर इसलिए ही है कि अगर ये सब प्रॉब्लम है भी तो गायनेक तो है ही आपको देखने के लिए, बट अगर बेबी को हो गई है तो वी हैव अ बेस्ट निकू, वी हैव अ गुड डॉक्टर्स के बेबी को कैसे ट्रीट करना है, सो वी हैव दैट ऑल्सो। आपने इसी मंथ 3 से 4 कॉम्प्लिकेटेड केसेस यहाँ पे डिलीवर किए हैं, उनका कुछ हमें थोड़ा सा एग्जांपल। हाँ, वी हैव अ प्री एक्लेम्शिया मदर जिसका BP थ्रू आउट प्रेगनेंसी 140-100, हमने उसको टैबलेट होती है लैबेटालॉल, वो ट्वाइस 2 टाइम इन अ डे, इन आफ्टरनून एंड इन इवनिंग, इट वेरी हाई डोज, उस पर मेंटेन करके हमने उनका BP 140-100 रखा था। अगर ये हमें डायग्नोज नहीं किया होता तो ये BP उसका शूट अप होता 200। अगर BP शूट होता है तो बेबी को ब्लड सप्लाई लो हो जाती है। ऐसे हमने डायबिटिक का मदर को डायग्नोज किया था। फिर इससे हमने प्रिकॉशनरी ये लिया कि मदर को इंसुलिन चालू कर दी ताकि बेबी को हाइपोग्लाइसीमिया ना हो जाए। फिर प्लेसेंटा का हमने पोजीशन सब चेक कर लिए थे अल्ट्रासाउंड में, जो प्रीविया वाला केस हमने किया था, एक प्लेसेंटा परक्रीटा वाला केस किया था, तो वी नो केस में ब्लीडिंग होने वाली है, तो वी हैव अरेंज ऑल द ब्लड्स। तो ये जो केसेस ऐसे होते हैं जैसे मैटरनल डेथ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, बट मदर ने अपने बेबी के साथ डे 3 पे घर चली गई। तो आई थिंक जो EMC क्रेडल है पिछले कुछ महीनों में हम देख रहे हैं, आई थिंक इन्हीं रीजंस की वजह से एक बहुत हॉट फेवरेट बन रहा है पूरे सिटी में। जब भी कोई कॉम्प्लिकेटेड केसेस हो रहे हैं वो सारे हमारे पास रेफर किए जा रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे पूरी फैसिलिटीज हैं अंडर वन रूफ। बिल्कुल सारी वन रूफ है, तो कोई भी पेशेंट को ये डर नहीं लगता कि कल को मैं ठीक रहूंगी तो मेरा बच्चा तो कहीं और नहीं चला जाएगा। ऑन टेबल जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो सब हम यहाँ पे बहुत अच्छे से हैंडल कर पा रहे हैं, ऑल थैंक्स टू आवर एक्सपर्ट टीम ऑफ गायनी एक्सपर्ट टीम्स एंड ऑल द मैनेजमेंट व्हिच वी ऑल हैव, कि जस्ट अ कॉल अवे होता है, सारी चीजें अरेंज हो जाती है। ओके, अब चलते हैं डॉक्टर प्रिया लेबर और डिलीवरी की तरफ। तो हमारे पंजाब में डॉक्टर प्रिया एक बहुत ही मदर्स इन लॉ, सासों और माओं को रहता है कि लड़कियों को ढेर सारा घी दो प्रेगनेंसी के लास्ट स्टेजेस में, ताकि इजीली बच्चा पैदा हो जाए, नॉर्मल डिलीवरी हो जाए। तो इस मिथ को प्लीज़ आप थोड़ा क्लियर मिथ। नो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। घी खाने से कोई चिकनाई से बच्चा डिलीवर नहीं होता है, सो प्लीज डोंट डू दिस। तो क्या बच्चा पैदा करना, डिलीवरी करना एक बहुत ही पेनफुल एक्सपीरियंस रहता है फिर? हाँ, इट्स अ पेनफुल बट इट्स अ हैप्पी पेन विच एवरी मदर वांट्स। ऑब्वियसली इट्स पेनफुल बट we have the options. Yes, so at EMC Cradle we are doing painless deliveries. How is that achieved? I will elaborate that thing कि what is painless. अभी मैंने बोला कि हाँ डिलीवरी पेनफुल तो होती है, अब उसे मैं पेनलेस कैसे बनाऊँ? ओके, एपिड्यूरल इज एन एनेस्थेशिया जिससे हम आपको लिटिल बिट पेन में रिलीफ दे देते हैं। तो एक एनेस्थीसिया दिया जाता है मदर को, जिससे थोड़ा सा पेन रिलीफ हो मदर जाता है। को जो एक फियर, एक्चुअली एंजाइटी ज्यादा होती है, पेन तो होता है बट मदर को एंजाइटी ज्यादा हो रही होती है, तो हमें एनेस्थेशिया होता है जिससे हम मदर को थोड़ा काम डाउन करते हैं। जो पेन तो होगा, आप डिलीवरी में हो ऑब्वियसली, बट जो आपकी एंजाइटी होती है उसको लेवल ज़्यादा कर देती है, तो हम उस पेन को थोड़ा रिड्यूस कर देते हैं ताकि मदर एंजाइटी के थ्रू ना जाए और ज़्यादा राउडी टाइप ना हो जाए। इट्स अ स्मूथ एक्सपीरियंस विच आजकल की लेडीज़ को पता चलने लगा है एपिड्यूरल के बारे में, तो काफ़ी लोग एक्सेप्टेबल ले रहे हैं। ऑल राइट, एक और मैम हम पेशेंट्स में ट्रेंड देख रहे हैं कि जैसे ही 37 वीक्स हो जाते हैं प्रेगनेंसी के, तो बिकॉज अब सब अवेयर हैं तो दे थिंक कि अभी 37 वीक्स हो गए तो एपिड्यूरल लगवाओ एंड फटाफट से डिलीवरी करवा ली जाए, बिकॉज 37 वीक्स में तो द बेबी इज फुली डेवलप्ड, नाउ द केक इज बेक्ड, अब इसको ओवन से बाहर निकाल लिया जाए। तो व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट? प्रेगनेंसी कोई रेसिपी की बुक नहीं है कि भाई 10 मिनट्स के लिए माइक्रोवेव चालू किया, अब ये बढ़ गया, कम कर दिया, नहीं। और ना ही हम शेफ हैं, बट इट्स एक डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए कि कब आपका केक बेक हुआ है और कौन सा केक कब निकालना
है तो लेट योर गाइनी बी योर शेफ कि कौन सा केक कब हुआ है। जनरली ऐसा आपने जो कहा 37 वीक में बच्चे का डेवलपमेंट हो जाता है, बट हम 39 वीक तक हम नॉर्मल डिलीवरी का पेन नेचुरली स्टार्ट होने को वेट करते हैं, पर डॉक्टर उसमें गाइडेंस चेक करता रहता है कि बच्चे की हार्ट रेट ठीक है, बच्चे के पास पानी कम नहीं हो गया। अभी मेरे पास एक केस था रिसेंटली जिसका 42 वीक पे लेडी आई है मेरे पास डिलीवरी के लिए। आई हैव आस्क्ड हर कि इतना लेट व्हाई, तो सी टोल्ड मी कि मदर इन लॉ ने समझाया है कि दर्द जब जारू होगा और पानी आपका वाटर ब्रेक होगा तभी जाना है। इट्स नॉट लाइक दैट थिंग, डोंट बी योर शेफ ऑफ योर केक, लेट योर गाइनी बी योर शेफ। तो प्लीज कंसल्ट योर गाइनी एंड लेट द टाइम डिसाइड बाय हर। कई केसेस में मैम काफ़ी कॉमन है प्री मैच्योर बेबीज़ भी होते हैं और उस केस में फैमिलीज़ को काफ़ी स्ट्रेस फेस करना पड़ता है, तो उसके बारे में आप कैसे बताएंगे? दैट इज अ हाई रिस्क केस के बारे में हम डिस्कस किया था। प्री मैच्योर डिलीवरी भी किसी किसी की हो जाती है बिकॉज नो राइट टाइम इज बीन डिसाइडेड, बट विद प्रॉपर निकू केयर जो वी आर हैविंग एट अवर क्रैडल। बेबीज़ का लंग मैच्योर होने के लिए हम पहले से बेटनाजोल के इंजेक्शंस लगा देते हैं ताकि सर्फेक्टेंट्स नाम की चीज़ें होती हैं। आपको पता नहीं होगा कि बेबी जब सांस पेट में होता है ना तो दे ब्रीथ थ्रू मदर, देयर लंग्स आर नॉट वर्किंग वंस द बेबी, इसलिए बोलते हैं बच्चे का क्राई बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लाइफ में पहला रोना कौन सा अच्छा है? जो बच्चा रोए, बाकी सारा रोना अच्छा नहीं है, बच्चे का रोना ज़रूरी है। तो फर्स्ट क्राई मेक्स योर लंग्स इन्फ्लेट, तो उस चीज़ के प्रोसेस को स्मूथ करने के लिए हमें सर्फेक्टेंट्स देने पड़ते हैं। सो उस चीज़ के लिए निकू वेल बिल्ट निकू है तो कोई टेंशन। एंड आई थिंक EMC Cradle is such a hot favorite in the city for all mothers and families because ये one of the only centers है शायद जहाँ पे अंडर वन रूफ सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, जैसे कि नियोनेटल ICU, बाकी कई हॉस्पिटल्स में जहाँ पे डिलीवरीज होती हैं लेकिन निकू नहीं होता, और अगर कुछ भी कॉम्प्लिकेशन हो तो फैमिली को बहुत पैनिक करना पड़ता है, इधर उधर भागना पड़ता है, निकू में बच्चा शिफ्ट होता है, मदर कहीं और रहती है, इट्स अ वेरी स्ट्रेसफुल सिचुएशन। बट एट EMC Cradle वी हैव राइट फ्रॉम बच्चा प्लानिंग करने के लिए, उसकी कोई कॉम्प्लिकेशन है तो हमारे पास IVF फैसिलिटीज़ हैं, थ्रू आउट प्रेगनेंसी मॉनिटर करने के लिए हमारे पास 4D हाई एंड अल्ट्रासाउंड फैसिलिटीज़ एंड फीटल मेडिसिन स्टडी है, उसके बाद हमारे पास लग्जरी बर्थिंग सारी फैसिलिटीज़ हैं, एंड आफ्टर दैट वी हैव नियोनेटल ICU एंड वी हैव पीडियाट्रिक केयर थ्रू आउट फॉर द बेबीज, वैक्सीनेशंस और हर तरह की केयर हम ऑफर करते हैं मेडिकली। तो आई थिंक दैट इज़ वाई EMC Cradle इज़ अ ब्लेसिंग फॉर द सिटी ऑफ अमृतसर। एपिड्यूरल बुरा तो नहीं है, और इसके क्या क्या फ़ायदे रह सकते हैं? जैसे कि प्रेगनेंसी इज़ वेरी पेनफुल, डिलीवरी इज़ पेनफुल, बट उस चीज़ को पेनलेस बनाना अब हम मेडिकली हमारी चीज़ें हैं, उसमें हम एनेस्थीसिया देते हैं जनरली, जिससे जो लेडी को एंजाइटी हो रही है कि मैं डिलीवरी पेन में हूँ, मुझे बहुत दर्द होने वाला है, वो हम काम डाउन करते हैं विद आवर ओन मेडिसिन इन एपिड्यूरल इंजेक्शंस। और जो बर्थ का जो पेन है उसको हम ट्राई करते हैं कि 60 to 70% रिड्यूस कर दे ताकि डिलीवरी उनकी बहुत स्मूथ रहे और अच्छे से बेबी डिलीवर्ड हो, माँ भी खुश और बच्चा भी खुश। सो डॉक्टर प्रिया, 45 ईयर्स के बाद एक लेडी के पीरियड्स मिस होना, क्या ये नॉर्मल है? बिल्कुल नॉर्मल है। जब मेनोपॉज की एज ही 45 to 55 है, हर लेडी के हिसाब से डिपेंडेंट एज ऑफ मेनोपॉज आती है। जब आपके पीरियड मिस हो रहे हैं, मे आर मैनी पेशेंट्स जो आके बोलते हैं मेनोपॉज वाले से पेरी मेनोपॉजल में कि मैम मुझे 6 मंथ तक पीरियड्स नहीं आए और जब आए तो 15 डेज तक कंटिन्यू आए। तो व्हेन यू आर टूवर्ड्स मेनोपॉज, मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट पेरी मेनोपॉज, तो आपको इरेगुलरिटी ऑफ साइकिल्स रहती हैं। उसके लिए यू हैव टू कंसल्ट योर डॉक्टर। सो वी हैव सम हार्मोनल टेस्ट लाइक फॉलिकुलर FSH नाम का हार्मोन, जिससे हम डायग्नोस्ट करते हैं कि आप पेरीमेनोपॉज में हैं कि मेनोपॉज में। तो आपकी एंजाइटी जो है पीरियड मिस करने की, वो हम कम कर देते हैं इस समय। राइट। तो अगर 45 के बाद मेनोपॉज की एज स्टार्ट हो जाती है, क्या इसका मतलब ये है कि उस एज के बाद फैमिली और फर्दर नहीं प्लान करनी चाहिए? और अगर ऐसा है तो फिर ये मूवीज़ में बधाई हो जैसी मूवीज़ में हम कैसे देख लेते हैं कि इतनी बड़ी लेडी हैं जो वो प्रेग्नेंट हो गई, इसके बारे में मेडिकली क्या एडवाइस है? मेडिकली मेरी एडवाइस है कि 45 लेट 40s या अर्ली 50s जो आपकी एज है, जैसे आप एजिंग में जा रहे हो तो आपके ओवम भी एजिंग में जा रहे हैं। अगर ओवम एजिंग में जा रहे हैं तो यू ऑल्सो अंडरस्टैंड एजिंग हो तो क्वालिटी इज़ गेटिंग डिग्रेडेड, है ना। तो अगर क्वालिटी डिग्रेड हो रही है, उससे अगर बेबी बन रहा है या बेबी हो रहा है तो उनमें चांसेस हैं ऑफ कॉम्प्लिकेशंस, है ना, कि बेबी शायद कोई क्रोमोसोमल डिफेक्ट ना हो बच्चे के अंदर, कोई न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट ना हो, क्योंकि एजिंग फैक्टर की वजह से, वो ओवम की क्वालिटी की वजह से बेबी शायद डिफेक्ट इस तरीके से हो सकता है। So that is why you do not advise. इसलिए इंडियन एडवाइजरी भी है कि 50s के बाद प्रेगनेंसी नहीं करनी चाहिए। तो जैसे आप मेनोपॉज के बारे में बता रही थी, कुछ
पेरी मेनोपॉज और प्री मेनोपॉज के क्या क्या सिम्टम्स एक औरत अपने में नोटिस करती है? बिल्कुल। आधी ओपीडी हमारी पेरी मेनोपॉज फीमेल की होती है, जो कि बहुत कॉमन है। हॉट फ्लशेस होते हैं, लेडी बोलती है कि हस्बैंड बोल रहे हैं कि ठंडी लग रही है, रात को सो रहे हैं और तुझे तो बड़ी गर्मी लग रही है। दैट इज़ अ वेरी कॉमन फैक्ट वी सी के एसी बहुत ज़्यादा चाहिए, विदाउट एसी दे आर नॉट वर्किंग, दे हैविंग हैंग अ फैन विद हर कि बहुत गर्मी लग रही है। वेरी गुड। मैं जब रिलेशन करते हैं तो उन्हें काफ़ी तकलीफ होती है, दर्द होता है, क्योंकि हमारी जो स्किन का मॉइस्चर है वो काफ़ी लो हो गया होता है। तो पेशेंट आके सीधा ये मुझे बोलते हैं, मैडम अब रिलेशन करते वक्त बहुत दर्द होता है। फिर तीसरा ऑब्वियसली फेशियल्स के आप रिंकल्स महसूस करते हैं, मूड स्विंग्स रहता है, पूरे दिन हर छोटी छोटी बात पे गुस्सा आता है। इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ योर हार्मोन्स आर गोइंग अप एंड डाउन, सो लेडी इज डूइंग विद ऑल दिस थिंग्स। But does menopause also increase the risk of osteoporosis, which is हड्डियों में कमजोरी का रिस्क बढ़ता है? देखिए, जैसे कि हमारे बॉडी में आपको पता है ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन नाम के हार्मोन्स हैं जो कि काफ़ी रिलेटेड हैं कि कैल्शियम को कंसंट्रेट करने के लिए। तो जब आपका ईस्ट्रोजन कम हो गया तो बॉडी में जो कैल्शियम है वो लो में चला जाएगा। इसलिए आप जनरली देखोगे कि जो 55 में होती हैं लेडियाँ, वो ऐसे बोलती हैं, मेरे तो कमर में बहुत दर्द होता है, मेरे घुटनों में बहुत दर्द है, मैं पौड़ियाँ नहीं चढ़ सकती हूँ, है ना, समथिंग। तो वो सिर्फ कह नहीं रही हैं, दे आर फीलिंग दैट। एंड मेडिकली उसमें क्या प्रॉब्लम है कि ईस्ट्रोजन, फिर आप कैल्शियम दे रहे हो उनको, खाओ 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 कैल्शियम खाओ, नहीं, ईस्ट्रोजन हमें देना है, दे आर लैकिंग द ईस्ट्रोजन। तो वी प्रेफर कि हम एक क्रीम देते हैं ईस्ट्रोजन, जो कि उनको अप्लाई करनी है। जैसे बॉडी में ईस्ट्रोजन कम हो गया तो हम उन्हें ईस्ट्रोजन दे दें। सिर्फ कैल्शियम खा के स्टोन्स नहीं बनाने हैं यूरेटर के अंदर। राइट थिंग इज हमें ईस्ट्रोजन देना है, तो वी कैन प्रिवेंट दैट सिम्टम्स। तो मेनोपॉजल जितनी भी लेडीज़ हैं अमृतसर में या पंजाब में, उनके ट्रीटमेंट्स आप इजीली यहाँ पे कई बार करते भी हैं। आप मानोगे नहीं, ईस्ट्रोजन की कमी है, हम उन्हें वो चीज़ दे देते हैं ईस्ट्रोजन जो कि मैं टैबलेट्स के फॉर्म में नहीं देती हूँ, लोकली देते हैं, उससे उनके सारे सिम्टम्स विद इन 3 months क्लियर हो जाते हैं। सो मेनोपॉज इज़ वेरी वेरी नॉर्मल इन अ वुमन्स लाइफ, इससे कोई डरने की बात नहीं है। और अगर कोई भी प्रॉब्लम किसी भी लेडी को हो रही है तो आई थिंक दे शुड ऑलवेज कम एंड विजिट अ गुड गायनेक, राइट? सो थैंक यू डॉक्टर प्रिया आज की इस कॉन्वर्सेशन के लिए। द होल पर्पस ऑफ आवर कॉन्वर्सेशन वॉज टू break down women's health topics for all the ladies of Amritsar, and I would like to invite all the women and all the ladies of Amritsar कि वो EMC क्रेडल जो कि रंजीत एवेन्यू अमृतसर में सिचुएटेड है, यहाँ विजिट करें। जो भी उनकी हेल्थ के रिलेटेड उनको डाउट्स हैं, उनके क्वेश्चंस हैं, हमारी गायनेक टीम है, हमारे पास बहुत अच्छी पीडियाट्रिक टीम है। वी हैव अ वेरी वेल इक्विप्ड NICU फॉर ऑल द यंग न्यू बॉर्न बेबीज़। वी हैव एन अल्ट्रासाउंड फैसिलिटी विच इज़ इक्विप्ड फॉर फीटल स्टडी विच इज़ वन ऑफ द काइंड इन द सिटी। अगर किसी को फर्टिलिटी रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हैं, वी हैव अ वेरी नाइस वेल इक्विप्ड IVF सेंटर। सो वी हैव ऑल facilities related to women's health under one roof. It is really a one of a kind facility, and the whole purpose of our EMC group was to extend this benefit of good health to the women of Amritsar. So if you have any need, any problems with your health, do visit us and get the right medical advice. Thank you so much.